नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के बारे में। इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र के उन्नयन का, यहाँ पर बुनियादी ढांचे के विकास का प्रयास किया। ये योजना 30 वर्षों की एक योजना है और 3 चरणों में संपन्न होगी। कुल 75,000 करोड़ रुपए के लगभग इस योजना पर खर्च होंगे। वास्तव में जो ग्रेट निकोबार का क्षेत्र है, आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार का ये दक्षिणी हिस्सा है और यहाँ पर इस महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से यहाँ के बुनियादी ढांचे में उन्नयन का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अब इस योजना का विरोध पहले तो हो ही रहा था, वर्तमान में एक बार फिर से इसका विरोध एक खास पार्टी, विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है, इसलिए फिर से एक बार ये परियोजना चर्चा में आ गई है। इससे पहले इस योजना के बारे में, इस परियोजना के बारे में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो शोधकर्ता थे, विद्वान थे या जो नागरिक समाज था, उनका प्रतिरोध भी देखने में आया था। तो आज हम समझेंगे वास्तव में ये परियोजना ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है वो क्या है। सबसे पहले इस परियोजना के बारे में हम देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत इस पूरे के पूरे हम वीडियो के माध्यम से इस परियोजना को समझेंगे। खबर की बात हम करेंगे, चर्चा में क्यों है, क्या है परियोजना, परियोजना का उद्देश्य क्या है और वास्तव में वो क्या चिंताएं हैं जिन चिंताओं को लेकर पहले शोधकर्ताओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, नागरिक समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा था और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा आपके लिए, आपकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह होगी इसका जवाब देने की। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 के खंड से जोड़ के आप इस पूरे के पूरे महत्वपूर्ण अंश को देख सकते हैं। बात खबर की करेंगे, खबर इंडियन एक्सप्रेस से है। स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव एंड एनवायरमेंट कंसर्न इन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो इस खबर से के आलोक में आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति को हम जान लें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आप मैप में देख सकते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस पूरे के पूरे द्वीप समूह की अगर बात करें तो इसमें लगभग 836 द्वीपों का लगभग एक समूह है और ये बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित है। अब यहाँ पर जो ऊपरी हिस्सा है जिसको अंडमान आइलैंड कहते हैं, निचला हिस्सा निकोबार आइलैंड कहते हैं, इन दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, आप जानते हैं, जिसमें अंडमान आइलैंड का लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसका निकोबार आइलैंड का उत्तरी भाग, इनको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसी में जो निकोबार आइलैंड है, इसका सबसे दक्षिणी जो ये द्वीप आप देख रहे हैं, ये ग्रेट निकोबार है और इसका सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से हम जानते हैं। अब इसी ग्रेट निकोबार में इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हो रही है, जिसकी आज हम चर्चा लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर इसकी अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट इस इंदिरा पॉइंट की अक्षांशीय स्थिति है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ये इसके विषय में एक मोटा मोटी आइडिया आपको होना चाहिए कि यहां पर ही इस प्रोजेक्ट की बात हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रेट निकोबार में ये जहां पे प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, इस निकोबार द्वीप समूह को, जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ के समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की वजह से याद किया जाता है। यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, फिर कुछ ऐसी यहाँ की स्थानिक प्रजातियां हैं जो कि लुप्त हो सकती है। ऐसा खतरा जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेके आसन्न खतरे की तरफ देखते हैं। समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, फर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, ब्रायोफाइट्स हो, इस प्रकार की 650 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। साथ ही जीव जंतुओं की अगर बात करें तो 1800 से अधिक प्रजातियां जीव जंतुओं की हैं, जिसमें से कुछ यहाँ के स्थानिक प्रजातियां हैं। तो ये इसके पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में भी इंगित करता है। वहीं यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। हम ग्रेट निकोबार की अर्थात दक्षिणी हिस्से की बात कर रहे हैं, जिसमें कि गैलाथिया नेशनल पार्क और कैम्बेल बे नेशनल पार्क है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर जिसका नाम है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर कुछ ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं जो पीवीटीजी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, अर्थात जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टिकोण से अतिरिक्त पिछड़ेपन का शिकार है, जिनको कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात पीवीटीजी समूह के अंतर्गत रखा जाता है और साथ ही साथ उनकी संख्या भी बहुत कम है। तो ऐसी दशा में उनके भी जीवन में जो छेड़छाड़ है उसके संबंध में एक आसन्न खतरे को देखा जाता है कि कहीं इन जनजातियों के ऊपर भी संकट न आ जाए, चाहे वो शैम्पेन हो, चाहे वो निकोबारी हो, चाहे वो जारवा हो, चाहे वो ओंग हो। तो इस प्रकार की जनजातियों को लेकर भी एक चिंता जताई जा रही है। अब क्या है ये परियोजना जिससे की चिंता हो रही है, तो सबसे पहले परियोजना को देखते हैं। परियोजना की अगर बात करें तो ग्रेट निकोबार जो द्वीप है, इस द्वीप में इस परियोजना को संचालित किया जाएगा और ये एक बड़ी परियोजना है। और इसको कौन संचालित करेगा, कौन क्रियान्वित करेगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाएगा।
यहाँ पर इसमें कुछ योजनाएं हैं। जैसे सबसे पहली जो योजना है वो एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने की है। अब ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल क्या होता है? तो जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र में जब कोई भी बड़ा जहाज होता है, वो अगर जाता है, लंबी दूरी तय करता है, तो बीच में डायरेक्ट बड़े जहाज जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर जाते हैं। तो उसके लिए छोटे जहाजों में कुछ कंटेनर को लाद के पहले एक ऐसे गंतव्य पे, एक ऐसे जगह पर ले आया जाता है, फिर उसको बड़ी जहाज में लादते हैं, फिर वो बड़े मार्गों पर जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे गांवों से आप कोई सब्जी ले आएंगे तो पहले एक छोटे कस्बे में लाएंगे, वहां पे फिर छोटी गाड़ियों से वो छोटे छोटे किसानों के माल होते हैं, फिर उसको एक बड़े ट्रक में लादा जाता है और फिर वो बड़ी बड़ी जगहों पर जाता है, या फिर ट्रेनों के माध्यम से वो दूर दूर तक जाता है। तो उसी प्रकार जो छोटे शिप होते हैं उनमें जो कंटेनर लाद के ले आए जाएंगे। तो ऐसा इसको डेवलप करने का प्लान है कि अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हो, कि वहां से छोटे कंटेनरों पर आए, और यहां से चूंकि इसकी जो स्थिति है वो एक अंतरराष्ट्रीय मार्ग के पास है, इसलिए वहां से बड़े शिप के माध्यम से दूर तक इसको भेजा जा सके। तो इसको एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के रूप में डेवलप करने का प्लान है। कहां पर प्लान है? तो ये जो ये वाला एरिया है, यहां पर एक इस प्रकार का टर्मिनल आईसीटीटी डेवलप करने के बारे में योजना है। दूसरा, एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। ये दूसरे पॉइंट को आप देख सकते हैं, इस जगह पर बनाया जाएगा और इसके माध्यम से लगभग 4000 यात्रियों को संभालने की इसकी क्षमता होगी, ऐसा प्लान है। दूसरा एक है कि यहां पर एक टाउनशिप भी डेवलप की जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये वाला जो एरिया है, यहां पर एक टाउनशिप डेवलप करने के बारे में भी इस परियोजना में एक योजना बनाई गई है। साथ ही इसमें एक सौर आधारित बिजली संयंत्र भी गैस और सौर दोनों मिक्स होंगे, एक बिजली संयंत्र भी होगा जो कि आपके इस क्षेत्र में यहां पर लगाने की बात की जा रही है। तो मिलाजुला के ये 4 इसमें योजनाएं हैं, और इन योजनाओं के माध्यम से ये बिजली संयंत्र की अगर बात करें तो 16,610 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। आप इस मैप में देख सकते हैं। अब देखिए, जो पूरी की पूरी ये चारों परियोजनाएं हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में देखिए, एक उद्देश्य तो ये भी है, इसका पता हमको चलता है नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार। उसमें यह कहा गया है कि जो यहाँ पर प्रस्तावित बंदरगाह है, जो पोर्ट है, उसके माध्यम से जो कार्गो ट्रांसशिपमेंट है, अर्थात जो माल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, छोटी छोटे आसपास की जो जगह हैं वहां से कलेक्ट करते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों के माध्यम से पश्चिमी देशों तक भेजने की अगर प्रक्रिया है, तो उसमें भारत एक मुख्य खिलाड़ी के रूप में यहां पर उभर सकता है। क्योंकि इसकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर इसको विकसित किया जा रहा है तो यहां से श्रीलंका भी है पास में, यहां पे इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और साथ ही जापान, तो इस प्रकार के जितने देश हैं, या हम कह सकते हैं सिंगापुर इसके आसपास, तो दक्षिण एशिया के कुछ देश और इधर के देश से इसकी जो दूरी है वो ऐसी जगह पर इसकी स्थिति है कि इसको विशेष बनाती है। तो इसकी स्थिति दक्षिण पश्चिम में कोलंबो हो या दक्षिण पूर्व में मलेशिया का क्लैंग पोर्ट हो, सिंगापुर हो, इनसे समान दूरी पर यह स्थित है। और पूर्व पश्चिम अंतरराष्ट्रीय शिपिंग जो गलियारा है, आप देख सकते हैं ये पूर्व पश्चिम जो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग गलियारा है, इससे भी इसकी दूरी करीब है। इस लिहाज से ये इसको विशेष बनाता है, और इसके माध्यम से भारत इस दिशा में कार्गो ट्रांसशिपमेंट की दिशा में, अर्थात माल को कलेक्ट करके अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों तक पहुंचाने के साथ साथ अन्य दूसरे देशों में पहुंचाकर क्षेत्रीय के साथ साथ वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने का भारत को एक अवसर मिल सकता है, और भारत इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो ये तो हुई व्यापार की बात। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है रणनीतिक उद्देश्य। क्योंकि इसकी जो स्थिति है, आप देखेंगे इसकी स्थिति है वो बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से भी महत्व है और सुरक्षा के हित भी यहां पर भारत के जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में चाइना अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। आप देखेंगे कि भारत और इंडो पैसिफिक चोक पॉइंट जितने भी हैं, जहां भी ऐसे कनेक्टिंग पॉइंट है, वहां पर चाहे वो मलक्का हो, चाहे वो सुंडा हो, चाहे वो लोम्बोक हो, इन सभी जगहों पर चीनी जो सैन्य, समुद्री सैन्य जो जमावड़ा है वो देखने को मिलता है। कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, वहां पर भी आप देख सकते हैं चीनी प्रभाव आपको दिखाई देता है। और कोको द्वीप की दूरी अगर हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार के उत्तर में आप देखेंगे तो मात्र 55 किलोमीटर है। तो ऐसी दशा में भारत की कोशिश यहां पर यह भी होगी कि यहां पर एक सैन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए, जिससे कि एक हवाई अड्डा बनाया जाए, एक सेना का बेस बनाया जाए, साथ ही एक ऐसा निगरानी बेस के रूप में इसको डेवलप किया जाए कि इसके आसपास जो क्षेत्र है वहां पर निगरानी भी की जा सके। तो सुरक्षा भी इसका एक दूसरा पहलू है, और इसमें आसपास के क्षेत्र में सैन्य प्रतिरोध, चीन के विरोध में एक सैन्य प्रतिरोध के रूप में भी इस जगह को विकसित करना, ये इसका एक उद्देश्य बनता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि व्यापारिक और आर्थिक के साथ साथ इसका रणनीतिक और इसका
हम कह सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रोल होना है, इसलिए इसका महत्व हमको दिखाई देता है। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा हिंद महासागर क्षेत्र में एकीकरण इसका जरूरी जान पड़ता है, इस लिहाज से भारत के एंगल से देखेंगे तो एक दूसरा कारण यह भी बनता है। फिर क्या है पर्यावरणीय चिंता? अब इस दिशा में जो पर्यावरणविद है या जो अन्य विद्वान है, शोधकर्ता है या नागरिक समाज है, उसकी चिंता क्या है? उस पक्ष को अगर देखेंगे तो सबसे पहले चिंता जैव विविधता को लेकर है। ये कहा जाता है कि ये क्षेत्र जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से, जैव विविधता के लिहाज से काफी समृद्ध है, और ये परियोजना क्या करेगी, उस जैव विविधता में सेंधमारी करेगी। और तटीय विनिमय क्षेत्र में ये स्थित है। इसकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो एक तटीय विनिमय क्षेत्र बनाया गया था 1991 के तहत। इसको एक अधिसूचना के माध्यम से एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अब उस संरक्षित क्षेत्र में अगर यह परियोजना होगी तो वहां संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि की मनाही होती है, इसीलिए वो बनाया ही जाता है। तो ऐसी क्षेत्र में पहली बात तो ये परियोजना है, इसलिए एक धड़ा इसका विरोध कर रहा है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर जो लुप्त प्रजातियां हैं, लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, उनका आवास है और उनके आवासों को नुकसान होगा। जैसे आप देख सकते हैं जो गैलेथिया खाड़ी है, यहाँ पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। ये आपकी गैलेथिया की खाड़ी है, कुछ ऐसे पक्षी हैं जो अपना घोंसला बनाने का इनका स्थान होता है, उसमें हम कह सकते हैं गतिरोध पैदा होगा। साथ ही साथ कुछ कछुए हैं, कुछ डॉल्फिन है और कुछ अन्य प्रजातियों को भी यहाँ पर जो ड्रेजिंग होगी उससे नुकसान होगा। इसके अलावा वृक्षावरण और मैंग्रोव पर, जैसा कि यहाँ पर मैंग्रोव वन पाया जाता है, उस पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो पीवीटीजी ग्रुप है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से ज्यादा पिछड़े हैं, जिनको जो सरकारी योजनाएं हैं उसके माध्यम से उनमें सुधार की जहां कोशिश की जाती है, साथ ही उनकी कम जनसंख्या इस ओर इशारा करती है कि उनका संरक्षण आवश्यक है, तो ऐसे जनजातीय क्षेत्रों का भी अतिक्रमण होगा। और विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह है, पीवीटीजी ग्रुप है, जो कि स्थानीय प्रशासन द्वारा उच्च स्तर की सुरक्षा उनको पहले ही प्रदान की जाती है, वहां पर अगर विकास के नाम पर उनके क्षेत्र में हम अतिक्रमण करेंगे तो उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये कुछ चिंताएं हैं जिसकी वजह से अभी तक जो पर्यावरणविद, नागरिक समाज या वहां के स्थानीय लोग या कुछ विद्वान विरोध करते थे, अब कांग्रेस पार्टी भी इस विरोध में शामिल हो गई है। तो दोनों पक्ष आपके सामने हैं, आपको निर्णय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। कमेंट करके आप जरूर बताएं। इससे पहले अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूचना आपको दे दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से एनसीईआरटी कोर्स, जो कि हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप के द्वारा लाइव ऑनलाइन संचालित होता है, इसकी कक्षाएं 9 जुलाई से प्रारंभ हो रही हैं और इसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 9311406644 पर आप इससे संबंधित किसी भी जानकारी को ले सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। निम्नलिखित द्वीपों में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो द्वीप आपके सामने दिए गए हैं, इन दिए गए द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपको बताना है। ग्रेट निकोबार, लिटिल अंडमान, हैवलॉक या बारतंग? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।